चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और सेवा भारती के साथ 234वीं वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों देश में एक घटना होती है। एक पढ़ा लिखा युवक बेंगलोर शहर का आईटी इंजीनियर लगभग 1 घंटे का अपना वीडियो बनाता है और उसके बाद वो सुसाइड कर लेता है। सिस्टम की कहाँ गलती रही, किस प्रकार से उसके साथ क्या अत्याचार हुए, या कानून क्या कहता है, इन्हीं सारे विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। वैसे नियम कानून समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाते हैं, विधि द्वारा स्थापित किए जाते हैं। समाज में किसी भी प्रकार की अराजकता न फैले और समाज का हर वर्ग सुव्यवस्थित तरीके से अपना काम करे, इसीलिए नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए खासकर राज्य ने कानून बनाए हैं समय समय पर, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात करें, चाहे दहेज प्रताड़ना के प्रतिषेध एक्ट की बात करें, चाहे पॉस एक्ट की बात करें, चाहे पॉक्सो एक्ट की बात करें जो बच्चों के लिए है। ये कुछ ऐसे क्रांतिकारी कानून हैं जिनके द्वारा महिलाओं और बच्चों को प्रोटेक्ट करने का काम भारत की संसद ने, विधि के निर्माताओं ने किया है। लेकिन कभी कभी इन कानूनों का अगर दुरुपयोग होने लगे तो स्थिति कहां तक जा सकती है, क्या हो सकती है, यही आज हमारा टॉपिक रहेगा। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। फ्रॉम प्रोटेक्शन टू प्रोसिक्यूशन, रिफॉर्मिंग मिसयूज ऑफ फैमिली लॉ। किस तरीके से आज जो कानून जो समाज को सही तरह से चलाने के काम में आने वाले थे, अलग अलग तरीके से चलाए जा रहे हैं और उनके क्या समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं या होने वाले हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारा आज एक बहुत ही समृद्ध पैनल जुड़ा हुआ है। मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन करा दूं। सबसे पहले संजय सर हैं, सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं। हिंदुस्तान के लगभग सभी समाचार पत्रों में, अखबार के टीवी चैनलों पर समय समय पर आप आते रहते हैं, विषयों को लेकर के समाज को जागरूक करते रहते हैं। आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी वक्ता के रूप में हमारे साथ वैशाली बोस जी हैं। 8 साल से अधिक का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है आपको लीगल के मामले में, बहुत सारे मामले में बच्चों और महिलाओं से जुड़े विषयों पर लगातार आप काम कर रही हैं। तीसरी पैनल इस ग्रुप में हमारे साथ पूनम दीदी जुड़ी हुई है। पूनम सेलार वरिष्ठ एडवोकेट हैं दिल्ली से, और नवीन सर जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे पैनल में आते भी रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, 16-17 पुस्तकें लिख चुके हैं। और हमारे पैनल जो सीसीएफ का हमारा लीगल है उससे आप जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ जुड़े हुए हैं बल्कि समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी करते रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जस्टिस HP सिंह साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर हाई कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस रहे हैं, मध्य प्रदेश से हैं सर, और सर का भी समय समय पर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। सबको नमस्कार, सबको नमस्कार। मेरा पैनल की तरफ चले, 2 पंक्तियां दुष्यंत कुमार जी की आपके समक्ष रखता हूं जो इस पूरे का जिस्ट रहेगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये कानून की जो आग है, इसके क्या दुष्परिणाम है और किस प्रकार ये काम कर रहा है, इस पर हम बातचीत करने के लिए सबसे पहले हम संजय सर की तरफ चलते हैं। संजय सर, आपसे निवेदन है कि इस विषय में अपनी बात रखें, बेंगलोर की घटना के संबंध में। ओवर टू यू संजय सर। थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने यहाँ पे इतने विद्वान लोगों के समक्ष बोलने का मौका दिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। आज ये एक जो एपिसोड हुआ और न्यूज़ में भी रेगुलरली है कि क्या हुआ, सबको मालूम है। मैं एपिसोड को दोहराना नहीं चाहता क्योंकि कई अन्य वक्ता भी हैं जिन्होंने इस पर विचार रखना है। 2 महत्वपूर्ण बिंदु जो मुझे समझ आते हैं। पहली बात कि कानून को क्यों बनाया जाता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए लॉ। The objective, simply speaking, the objective of a law is always to cater the needs of the society. Now, यहाँ पे भी ये जो कानून बना, जब इसका आईपीसी में और तमाम नई ये धाराएं जोड़ी थी और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और कई डायनामिक लॉज जिसका अभी उल्लेख भाई साहब ने किया अपने प्रारंभिक उद्घोषण में, तो उसी प्रकार से उसी क्षण में इसके प्रति भी कानून का बनाया गया। और उस वक्त कैसे ये केटर कर रहा था, मैं इस पे 2 मिनट का बात बोलना चाहूंगा कि ये समाज की एक आवश्यकता थी। हम देख रहे थे कि डॉरी डेथ्स हो रही थी, महिलाओं का दहेज के प्रति उत्पीड़न किया जाता था,
और ये एक एक रेगुलर फीचर था शहरों में, गांव में इस तरह की चीजें समक्ष आती थी। तो सरकार ने इस कानून को बनाया कि किस प्रकार से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन दिया जाए, शादीशुदा महिलाओं को खासतौर से। अब ये तो हो गया फेज 1, अगर हम फेजेस में इसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद एक और फेज आया, जैसे कि जैसे जैसे भारत की सो कॉल्ड तरक्की हो रही है, जैसे हम सब लोग कह रहे हैं कि बहुत तरक्की में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो सो कॉल्ड मैं लेकिन कह रहा हूं उसको, मेरा प्रश्न चिन्ह है वहां पे, कि सो कॉल्ड जो तरक्की है इकोनॉमिकली, हम वुमेन एम्पावरमेंट भी हो गया है और सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, महिलाएं आर्थिक तौर पे भी बहुत हम लोग देख रहे हैं कि नौकरियां में महिलाएं आ रही हैं, और एक ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। लेकिन इसके साथ जैसा बताया, कानून एक बहुत बड़ा कवच था उनके लिए, जहां पे अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा है तो उसको बचाने के लिए शादीशुदा महिला को, और बल्कि उसमें ये होता था कि 7 इयर्स के अंतर्गत अगर ये इस तरह का कोई उत्पीड़न का मामला सामने आता है हम लोगों के, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी महिला पक्ष की तरफ नहीं होता था। ये बात है डॉरी डेथ वाले संदर्भ में। लेकिन हम स्ट्रेट अवे पॉइंट पे आते हैं, क्या हुआ उसके बाद। एक दूसरा फेज जिसे मैंने कहा था, वो फेज हुआ इस तरह का कि जहां पे हमने देखा कि इस कानून का थोड़ा मिसयूज होने लगा। मैंने पहले कहा थोड़ा मिसयूज, और उसके बाद ये मिसयूज, जैसे बताया कि इकोनॉमिक क्रांति आ गई, महिलाओं में इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ गई, तो ये मिसयूज स्लोली ग्रेजुअली हमने देखा बढ़ता जा रहा है। और ये कोरिलेशन ही है कि महिलाओं की आर्थिक जिसे कहते हैं ना स्वतंत्रता के साथ साथ इस कानून का मिसयूज, जैसे जैसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती गई वैसे वैसे इस कानून का मिसयूज भी हमने देखा, हम लोगों के समक्ष आया। उसका क्या प्रभाव पड़ा कानून पे? कानून पे उसका बहुत स्पष्ट प्रभाव पड़ा कि कानून जो इंटरप्रिटेशन जिसकी जुडिशरी करती है, उन्होंने पहले, आप लोग सभी लोग इस चीज को भी जिसे कहते हैं ना अप्रिशिएट करेंगे कि पहले तो इन मुकदमों में बेल लेने में भी पसीने निकल जाते थे, लेकिन उसके बाद जजमेंट्स आए, जजमेंट्स के बाद बेल एक रेगुलर फिनोमिना हो गया। नोटिस की बात कर दी गई एंटीसिपेटरी बेल में कि भाई अगर अरेस्ट करना है उससे 4 दिन पहले कोऑपरेट करने के लिए आप नोटिस देंगे, अगर नोटिस नहीं देता तब जाके अरेस्ट करेंगे। ये वाला फेज आया। उसके बाद अगला फेज आया अभी रिसेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ऐसे ही एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि ये एफआईआर जो है, और जजमेंट है, कितने सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे पहले एक मीडिएशन होना चाहिए, प्री लिटिगेशन मीडिएशन जिसे कहते हैं, और वो मीडिएशन की आवश्यकता पर बल दिया गया। वो अब कानून का भाग है। आज अगर सीधे कोई महिला जाए और अपनी एफआईआर लिखवाना चाहे दहेज उत्पीड़न और इन सब मामलों में, तो वो उसको एक थोड़ा सा पहले मीडिएशन होगा और उसके बाद वहां पे एक एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और तभी जाके एफआईआर लिखी जाएगी। मैं एक बार, मुझे कितना समय बोलना है मेरे को थोड़ा सा बता, ये नहीं मालूम। सर हमारे पास 10 से 12 मिनट का समय जी है। ठीक है, तो मैं बस 5 मिनट और मैं बोलूंगा। तो इस प्रकार से कानून में भी समाज की, सोसाइटी की आवश्यकता के अनुसार चेंजेस आते रहे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और उसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके बाद अब जो ये फेज चल रहा है, इसमें काफी एक जुडिशियल जजमेंट्स आए हैं कि ये कोई ऐसा हीनियस क्राइम नहीं है, ये तो एक फैमिली, अल्टीमेटली ऐसा भी कहा गया है कोर्ट के जजमेंट्स में कि ये फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, इनको रिजॉल्व करना चाहिए, और मीडिएशन हैज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड की और रादर ए पिवटल रोल टू प्ले इन सच केसेस। तो अब इसके उपरांत आज की जो स्थिति है, अब इस केस के बारे में हम जाएं, तो उसमें इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी, दुख हुआ, और बहुत सारा, और वो इतना हो गया कि वो इस पर्टिकुलर
लॉ के मिसयूज का, जैसा उसने एलेज किया है, उसको झेल नहीं पाया और उसको अपने जीवन की लीला समाप्त करना ज्यादा आसान लगा और वो उस ओर बढ़ गया। जबकि उसी वीडियो में उसने ये भी कहा कि मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने माँ बाप का भी ख्याल रखूं, लेकिन ये जो प्रताड़ना मेरी हो रही है, जिस दुख से मैं गुजर रहा हूं, वो अपने आप में बहुत ज्यादा है, मुझे माफ करिएगा। इस तरह का भी उसमें कुछ कहा गया था। तो मेरे कहने का भाव, अब इस छोटे से जो समरी हमने की है, विवेचना की है, जो हमने देखा जहां पे कि कैसे लॉ बना और कैसे आज लॉ का मिसयूज भी हम रेगुलर तौर पे देख रहे हैं। और जब ये भी एक छोटी सी बात कहना मैं यहाँ पे उचित समझता हूँ, अभी एक बहुत लंबा एक इंटरव्यू हुआ था News24 में, वो काफी चला भी, और उसमें भी हमने ये बात पे बल देने का प्रयास किया कि जो ऊपर की कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और थोड़ा सा हाई कोर्ट्स ने जो है काफी नर्म रुख अख्तियार किया है इन तमाम ऑफेंसेस के लिए। लेकिन जो लोअर कोर्ट, लोअर जुडिशरी है, वो अभी भी जो है थोड़ा सा सख्त और थोड़ा सा जो है डिफरेंट एटीट्यूड है, उस पे भी थोड़ा सा बल देने की आवश्यकता है आज। और प्रॉपर कानून जो है, जो सुप्रीम कोर्ट जो लॉ कहती है वही कानून होता है, ये सब हम सबको मालूम है। तो वो इन जजेस के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह के भाव इन केसेस में आए, उनके उसमें बहुत स्पष्टता के साथ ये कहा गया कि जजेस का जो रोल था, जजेस ने जो किया वहां पे ड्यूरिंग द ट्रायल, ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट, जजेस ने भी जो है उनका कोई अच्छा सा निष्कर्ष की ओर बढ़ाने के लिए नहीं करी, बल्कि उनको थोड़ा सा उससे भी वो थोड़े प्रताड़ित हुए, जैसा उनके वीडियो ने बताया। लेकिन यहाँ पे दो पक्ष देखने बहुत आवश्यक है जब मैं इस विषय पे डिस्कशन कर रहा हूं। तो एक तो क्या ये जो प्रताड़ना हुई है, इस तरह की प्रताड़नाएं व्यापक रूप में पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पे हो रही हैं, और क्या इसका रिपरकशन है कि इतना ज्यादा दबाव बन रहा है कि लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो मेरे से अगर आप पूछे तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा स्पेशल केस हो गया, इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि हम भी इन तरह के केसेस को रेगुलरली देखते हैं। ऐसा संभवतः इस स्तर की प्रताड़ना, जो बार बार मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे लगता है कि नहीं होती है। लेकिन इस केस में ऐसा बताने का प्रयास किया गया कि इस तरह की प्रताड़ना हो रही है। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये बात बहुत स्पष्ट, क्लियर और साफ से है कि जो भी ये जो कानून हैं, इनका मिसयूज निश्चित तौर पे है। ये मैं अपने अनुभव से भी कह रहा हूं, और ऐसा इस पर्टिकुलर केस से भी प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ पे साथ साथ ये भी हमें देखना होगा कि कोर्ट्स के जो जुडिशियल माइंड्स हैं, उनके भी जहन में ये बात अब बार बार आ रही है कि हाँ, जो ये इस तरह के केसेस हैं, उनका उसमें महिलाएं जो हैं किसी भी कारणवश इस पर्टिकुलर कानून का मिसयूज कर रही हैं। साथ में एक लास्ट बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि ये मिसयूज प्राय देखा जाता है कि शहरी इलाके में ज्यादा पाया जाता है इंस्टेड ऑफ ग्रामीण अंचल में। तो ब्रॉडली मेरा ख्याल है यही है, और मैं प्रश्नों का भी अगर आवश्यकता है तो जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जी सर, थैंक यू। प्रश्न उत्तर भी हम लेंगे। लोग जितने भी प्रश्न होंगे या तो चैट बॉक्स में डाल दें, क्योंकि हम बाद में लेते हैं। निश्चित ही कहीं ना कहीं जैसा सर ने बताया कि मिसयूज हो रहा है। आत्महत्या जैसा बड़ा कदम कोई भी ऐसे नहीं उठा लेगा। इस पक्ष के भी हैं हमारे साथ दो वरिष्ठ महिला वकील भी जुड़ी हुई हैं। हम पूनम सेलर की तरफ चलेंगे कि इस स्थिति में एक महिला वकील के नाते, चूंकि आप महिला भी हैं, वकील भी हैं, तो आपका क्या सोचना है? क्या आप भी इससे सहमति रखती हैं कि इन कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है, या इनको और स्ट्रिक्ट बनाया जाने की आवश्यकता है? देश में ऐसी एक या दो घटनाएं हो जाती हैं तो इनको पूरे ओवरऑल परिदृश्य में नहीं देखना चाहिए। जो भी है अपनी बात रखने के लिए पूनम जी आपकी तरफ चलते हैं। पूनम जी। धन्यवाद कृपा शंकर जी आपका, जो आपने मुझे इस मंच में बोलने का मौका प्रदान किया, और वो तमाम गणमान्य व्यक्तियों को मैं धन्यवाद करूंगी जो इस मंच में जुड़े हैं। तो सर, जैसे अभी संजय सर जी ने कहा कि कुछ मिसयूज तो हो रहा है, मैं भी सहमत हूँ इस बात से कि
मिसयूज जरूर हो रहा है इस चीज का। देखिए मेरा मानना है कि समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, और ये हमारा कहना भी गलत होगा कि पत्नी या उसके परिवार वाले हमेशा ही सही होते हैं। लेकिन न्याय का जो तराजू है केवल वो एक ही पक्ष की तरफ झुक रहे, तो वो मुझे लगता है सही नहीं है। न्याय जो है उसका उद्देश्य क्या है? एक बेहतर समाज की व्यवस्था करना, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करना। और हाल ही के वर्षों में हम देखेंगे कि कानून के दुरुपयोग के मामले में वृद्धि ने समाज और न्यायपालिकाओं को गंभीरता से सोचने में मजबूर कर दिया है। देखिए अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो देखेंगे, अगर उसका डेटा और उसके तथ्यों पे नजर डालेंगे, तो हाल ही में 2023 में दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामलों में 94% तक आरोप साबित नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी 15% लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं और झूठे दहेज के मामले भी दर्ज करवाए गए हैं। वहीं अगर हम धारा 498 ए आईपीसी देखेंगे, तो इसके अंतर्गत दुनिया की तमाम झूठी शिकायतें दर्ज करवाती हैं महिलाएं, जिससे कुछ कह सकते हो कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जिन्हें शायद अतुल जी की तरह वो कदम उठाने पड़े जो शायद उन्हें नहीं उठाने चाहिए, जैसे संजय सर जी ने अभी बताया। और उसी तरह हम कहेंगे कि सीसीएफ के संस्था के साथ हम जुड़े हैं, जो बच्चों को लेके काम करती हैं। तो सर इसमें जब दो हस्बैंड वाइफ आपस में उनके बीच में संघर्ष होता है, लड़ाई होती है, तो उसका जो मानसिक स्थिति से उनको गुजरना पड़ता है वो बच्चों को गुजरना पड़ता है। और वहां ये पति पत्नी ये सोचते नहीं है या सोचने की कोशिश नहीं करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, जिससे हमारे बच्चों पे की मानसिकता पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। देखिए सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी धर्म हो, हर धर्म में ये कहा जाता है कि जो विवाह है वो एक पवित्र माना जाता है। विवाह सिर्फ हम उसको सामाजिक एक बंधन नहीं कहना चाहेंगे, विवाह एक वाकई में पवित्रता का संबंध है, बंधन है, जिसे शायद आजकल के लोग समझ नहीं पा रहे या कहीं खत्म होता जा रहा है हमारे समाज से। तो मुझे लगता है कि हम जैसे सुनते आए हैं अपने माँ बाप से, अपने पुराने लोगों से, कि सिर्फ दो पहिए अगर साथ ना चले तो शायद गाड़ी नहीं चल सकती, और ये कहना सही है। हमें सिर्फ पुरुष की मानसिकता नहीं, हमें महिलाओं की भी मानसिकता बदलनी चाहिए और सोचना चाहिए उन्हें कि क्या हम सही कर रही हैं, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, क्या इससे समाज में सुधार होगा। तो मेरा ये मानना है कि शायद कुछ चीजें ऐसी है जिसे दोनों को सुधार करना जरूरी है। मेरा ये मानना है सर। धन्यवाद। हम आगे चलेंगे। हमारे साथ ज्योति जी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है चैट बॉक्स में कि ये अलग केस नहीं है, गौर करने वाली बात है। विवाहित पुरुषों की आत्महत्या विवाहित स्त्रियों से ज्यादा होती है। हर साल लगभग 1.5 लाख पुरुषों ने आत्महत्या की है। तो हमारे सामने ये पहला केस आया है, हमें नहीं मालूम होगा इस तरह की सारी चीज। ज्योति जी काफी लंबे से इन सब विषयों पर जुड़ी हुई है। अगले सप्ताह हम ज्योति जी का सेशन इसमें रखेंगे। हमारे अगले स्पीकर की तरफ चलते हैं। नवीन सर दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हमारे साथी हैं, समय समय पर उनका मार्गदर्शन सीसीएफ को मिलता रहता है। नवीन सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पर अपनी बात रखें। धन्यवाद कृपा शंकर जी। मैं प्रणाम करता हूँ इस आदरणीय मंच को, जो और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय राघवेंद्र शर्मा जी का, जिनके मार्गदर्शन में ये ज्ञान की धारा लगातार बहती है, और आदरणीय कृपा शंकर जी और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे पुनः इस मंच पर बोलने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि जो ये दुखद घटना हुई बैंगलोर में, और इस घटना ने एक पूरे समाज को झंझोड़ कर रख दिया और हमें एक सोसाइटी के रूप में ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। जैसे संजय जी ने डोमेस्टिक वायलेंस और फैमिली लॉ से जुड़े हुए जो केसेस थे उसकी हिस्ट्री बताई, और ये कहा कि जो कानून का मूल उद्देश्य था वो समानता, सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था करना था। इसी रूप में कानून अपने आप में नजर आता है। परंतु आप देखें तो हमारे न्याय
के अंदर एक बड़ी अवधारणा ये मानी जाती है, विशेष रूप से एविडेंस एक्ट के अंदर अगर आप देखें, कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसके अंतिम शब्द जो होते हैं उसको एविडेंस एक्ट में भी बड़ी गहनता से देखा जाता है और उसको एविडेंटरी वैल्यू के अंदर भी वेटेज दिया जाता है। तो उस व्यक्ति के जो अंतिम शब्द थे, जैसे मैंने पूरा वीडियो देखा, उसके अंतिम शब्द ने मुझे भी शायद झंझोड़ दिया। और मुझे लगता है कि हमारी न्याय व्यवस्था को भी और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी उसके अंतिम शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। और उसके जो अंतिम शब्द थे वो ये थे कि अब ये एटीएम बंद हो गया। इस शब्दों के द्वारा वो व्यक्ति पूरे समाज को एक आईना दिखाना चाह रहा है कि न्याय सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हो जाए, न्याय ऐसा भी होना चाहिए कि वो दिखे। अगर न्याय होता हुआ नहीं दिखता तो वो न्याय वास्तव में नहीं होता। जैसा कि हम कानून में अक्सर कहते हैं, और मेरा एक इस पे विशेष आर्टिकल भी है, कि जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो हम केवल रिलीफ की बात करते हैं, हम न्याय की बात नहीं करते। और बहुत सारे केसों में हमने ये महसूस किया कि न्याय की जो अवधारणा है वो बहुत दूर रह जाती है और केवल रिलीफ नजर आता है, और रिलीफ भी फौरी तौर पर नजर आता है। तो जैसा मैंने कहा कि मरने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, लेकिन ये एक सिस्टम के ऊपर भी एक सवाल है कि क्या हम वास्तव में न्याय दे पा रहे हैं। अगर हम जुडिशरी की बात करें, इन्फोर्समेंट एजेंसी की बात करें, वकीलों की बात करें, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से केसों में बढ़ोतरी हुई है हाल के वर्षों में उसमें कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। मुझे लगता है हम एक पूरे समाज के रूप में जिम्मेदार हैं। अगर आप सिर्फ जुडिशरी को दोषी ठहराना चाहेंगे तो आपको उनकी मनोदशा और उनकी स्थिति को भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि आज हिंदुस्तान में जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डाटा यह दिखाता है कि 10 लाख लोगों के ऊपर हमारे पास मुश्किल से 20 जज नजर आते हैं, और एक जो फैमिली कोर्ट के अंदर है जो एवरेज केसेस लगते हैं वो लगभग 50 के 100 के आसपास लगते हैं। तो और जो रीजनेबल डाटा कहता है, अगर आप देखें तो 10 लाख लोगों के ऊपर कम से कम 100 से 200 जजेस होने चाहिए, तब आप एक पूर्ण रूप से न्याय दे पाएंगे। क्योंकि ये जुडिशरी में भी बर्डन है, कैसे एक मजिस्ट्रेट या एक जज इतने सारे केसों को डील कर पाएगा, पहली बात। दूसरा, अगर आप सिस्टम की बात करें, जो कि हमारा जो आज का विषय है वो प्रोटेक्शन से प्रोसिक्यूशन की तरफ है, तो अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं कहीं ना कहीं वो भी इस विषय में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, या उनके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जब वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो क्या वो ठीक रूप से इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं। अगर आप डाटा को देखें तो 100 में से लगभग 90% जो है 498 के केसों में एफआईआर दर्ज होती है। मतलब कि आपने वुमेन सेल के अंदर केस फाइल हुआ और 90% केसेस में जो है एफआईआर दर्ज हो गई कि आपने ये मान लिया कि वो व्यक्ति दोषी है। क्यों नहीं हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज ठीक रूप से या अपनी समझ का उपयोग करके पहले ही क्लोजर रिपोर्ट फाइल करें, या उस तथ्यों को सामने लाएं जिससे जुडिशरी कम से कम चार्जशीट को एनालाइज करते हुए ये देखे कि हाँ इसके अंदर ये तथ्य आए हैं और ये मामला नहीं बनता, तो आधे केस तो वहीं पर खत्म हो जाने चाहिए, या वो केस आने चाहिए जो वास्तव में जिसमें उत्पीड़न हुआ है। तीसरा पक्ष जो इस सिस्टम में नजर आता है वो आता है हमारे वकीलों का। मैं भी एक वकील हूँ और मैं भी वकील कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। मुझे लगता है जब भी हम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम केवल अपना पक्ष या अपने क्लाइंट को देखते हैं। मुझे लगता है निश्चित रूप से एक वकील का ये कर्तव्य है कि वो अपना पक्ष देखे, पर कहीं ना कहीं हम उस सभ्य समाज के भी अंग हैं जो पूरे सिस्टम को बनाता है। हमारी किसी एक गलती की वजह से दूसरे व्यक्ति पर या हमारे कुछ ऐसे मैनिपुलेशन की वजह से दूसरे व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे लगता है एक वकील होने के नाते हमें भी ये समझना चाहिए। और
कहीं ना कहीं, जैसे मुझे, अगर मैं सही हूं तो मुझे याद आ रहा है, शायद केरला हाई कोर्ट की रिसेंट ये टिप्पणी थी, उन्होंने एक वकील साहब को भी कहा कि आपने छोटे से फैमिली मैटर को इतना बड़ा बना दिया कि वो लोग चाहते हुए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है एक जिम्मेदार सोसाइटी के मेंबर के रूप में एक वकील का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने कर्तव्य को पूर्ण तरह से निभाए। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ये सारे सिस्टम एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करते हैं। अगर आप हमारे धर्म ग्रंथों को देखें और सारे धर्म ग्रंथों को देखें, चाहे वो हिंदू धर्म ग्रंथ हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, तो वो सारे एक बात की ओर इशारा करते हैं, जैसा पूनम जी ने कहा कि जो वैवाहिक संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, वो केवल दो व्यक्तियों का आपस में बंधन नहीं है, वो एक पवित्र बंधन है। और हमारे सारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी है वो इक्वली डिवाइडेड है पुरुष और स्त्री में। तो मुझे लगता है इस विषय पे भी ध्यान देना चाहिए। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एनसीआरबी का भी डाटा देखें तो एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि ये जो 90% केसेस हैं जो एफआईआर में कन्वर्ट होते हैं, उसमें कन्विक्शन रेट कितना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा डाटा अवेलेबल नहीं है जो ये दिखाए कि मिसयूज हो रहा है। तो हमारे पास जो पैरामाउंट या बेस लाइन पैरामीटर है मिसयूज को नापने का, वो ये है कि आप ये चेक करें कि कन्विक्शन रेट क्या है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 में से 90% केस अगर दर्ज हुए तो उसमें से 7 से लेकर 8% तक ही कन्विक्शन रेट है। तो क्या हम इस मंच के माध्यम से या सोसाइटी के रूप में ये मान ले कि बाकी के केस जो हैं वो मिसयूज की कैटेगरी में आते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल हमें सोसाइटी के रूप में ये देखना चाहिए, जैसे पूनम जी ने भी इस और इशारा किया और मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, कि हमारे आपसी झगड़े या हमारी आपसी कलह जो है हमारे भविष्य को और विशेष रूप से बच्चों को किस ओर ले जाएगी। तो मुझे लगता है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने बच्चों की ओर देखते हुए, अपने केसों को या हमारे बीच के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको एमिकेबली सुलटाने या सुलझाने का तरीका अपनाना चाहिए। जी, बहुत अच्छा नवीन सर, अच्छी बात बताई आपने कि सिर्फ 7 से 8% कन्विक्शन रेट है। तो लगभग हमारे सारे वक्ता एक तरफ ही जा रहे हैं कि इन कानूनों में वास्तव में कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जिससे कि समाज में इसका दुरुपयोग ना हो। हमारी एक और वक्ता है एडवोकेट वैशाली बोस जी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस विषय पर अपनी बात रखें। एडवोकेट वैशाली जी। नमस्कार सर, मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे मौका दिया, और खास करके नवीन भाई का, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस भी किया और मैं समय समय पर इनसे काफी कुछ सीखती रहती हूँ। सर, नवीन भाई और पूनम जी, संजय जी, जिन्होंने भी जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। बीइंग अ वुमेन, मैं एक बात जरूर कहूंगी, आदमियों का तो सर आजकल एटीएम है ही है, बट औरतों में आजकल बर्दाश्त नहीं है सर। जो हम देखते थे कि ये प्रॉब्लम हमारे मतलब माँ माँ बाप या दादा दादी इन्हें नहीं थी, ऐसा नहीं था सर। लेकिन बर्दाश्त जो एक चीज है ना सर, वो उनमें बहुत ज्यादा थी, और शायद हम लोग मॉडर्नाइजेशन हो गए हैं इसलिए हम लोगों में नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हम लोगों को, बीइंग अ वुमेन, वी नीड टू रियलाइज दैट द लॉज विच आर बेनिफिशियल फॉर अस is not meant for threaten or extort our husbands or in-laws. We need to caution ourselves and the women also. ये जो आपके लॉ हैं सर, 498A, 376, 377 या 506, या फिर एक हमारा आजकल बहुत ज्यादा है सर 354A, विच इज बेसिकली ऑन आउटरीच द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। हम देखते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो या कोई और डिस्प्यूट हो सर, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एलिगेशंस अपने इन लॉज पे या कई बार आस पड़ोस के लोगों पे लगाते हैं। और पुलिस, जैसे कि नवीन भाई ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि ये सिर्फ जुडिशियल नहीं, हम सबकी भी जिम्मेदारी है। TAW सेल में या पुलिस में भी कोई भी केस जाता है सर, तो उसे उन्हें बिल्कुल विदाउट बीइंग बायस्ड देखना चाहिए
कि क्या ऐसा कुछ हुआ है। वो एक औरत की बात को सुन करके क्या हमारे कोई भी फॉल्स एफआईआर करना, क्या ये जरूरी है, या हम उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके हम क्लोजर रिपोर्ट दे सकते हैं कि ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं है। जहां तक ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय आया था अतुल सुभाष जी का सर, उसमें एक बात जरूरी थी, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जो प्रिंसिपल जज है उन्हें देखना कि सुप्रीम कोर्ट ने ना सर कुछ 8 फैक्टर्स बनाए हैं कि किस हिसाब से किसी को भी मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। वो 8 फैक्टर्स बहुत क्लियर हैं और आप उसको कहीं पर भी ले सकते हैं, जिसमें कि जो लेडीज है पार्टी, मतलब स्टेटस ऑफ द पार्टी ऑफ सोशल एंड फाइनेंशियल, हस्बैंड का सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहा है सर, उसके ऊपर होना चाहिए। वाइफ कौन सी कैटेगरी से शादी से पहले बिलोंग करती है वो नहीं सर। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंजॉयड बाय द वाइफ इन द मैट्रिमोनियल हाउस, मैट्रिमोनियल हाउस में वो कौन सी लाइफ इंजॉय कर रही है उसे देखना चाहिए सर। इंडिपेंडेंट इनकम और एसेट ओन्ड बाय द एप्लीकेंट, जो वाइफ है उसकी इनकम और एसेट क्या है। मेरा एक रीसेंट केस है सर, जो प्रीति रजौरिया मैडम के केस में एमएम है रोहिणी में, उनके पास पेंडिंग है। हम ये बात कितने जजमेंट से और कितनी बातों से उन्हें ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डेट पे डेट दिए जा रही हैं। वाइफ, हस्बैंड जो है एक क्लाउड किचन चलाता है सर, 25 से 30 हजार रुपए मंथली उनकी आय है। बैंक स्टेटमेंट दे दिया। वाइफ की एफडी ही 23 से 25 लाख की है। मदर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज उन्हें मिली है, मदर डिसीज्ड है, लेकिन कोर्ट कहता है कि 50,000 रुपए की मेंटेनेंस माइनर चाइल्ड और वाइफ एज शी इज नॉट वर्किंग बंधना चाहिए। कोर्ट इस बात को देख के तैयार नहीं है कि क्या वो इंसान जिसके ऊपर अपने मदर फादर की जिम्मेदारी है, क्या वो उसे भी अपनाना चाहिए या नहीं चाहिए। ये चीजें मैं सामने रखना चाहूंगी सर। दूसरा मैं ये रखना चाहूंगी कि रिसेंटली इन दिसंबर 20, 2024 गुरुग्राम में एक और इंसान ने ये रखा है कि उनकी वाइफ जो है शी इज एनालिस्ट and she has filed the false cases. She herself is earning 80,000 per month, but she claimed 1,50,000 rupees maintenance per month for the child of 10 months. क्या इन केसेस में हमारी निचली अदालत जो सीएमएम है, क्या उन्हें इस चीज को नहीं देखना चाहिए सर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो ये देख रहा है, लेकिन निचली अदालत को क्या ये सब चीजें हमारी नहीं देखनी चाहिए। कुछ लॉ रिफॉर्म ऐसा नहीं होना चाहिए सर जो कि हस्बैंड को रिप्रेजेंट करे या एक्चुअल हस्बैंड जो मेंटेनेंस देता है उसे देखे। अगर देखे तो अतुल सुभाष जी ने अपने आप को एटीएम जो खाए वो सही है सर, क्योंकि उतना पैसा वो दे चुके थे और उतना वो दे रहे थे। तो ये हर पुरुष के साथ में ऑलमोस्ट आज की डेट में हो रहा है। तो मेरा यही रहेगा लास्ट में कहना कि लॉ और कुछ सीनियर एडवोकेट कुछ पीआईएल या कुछ डाल के ऐसा जरूर करे कि कुछ रिफॉर्म्स हो जो हस्बैंड की तरफ भी देखे और बायस ना हो करके इंडिविजुअल इन चीजों को देख करके आगे करे सर। आई वुड लाइक टू से दैट। जी, थैंक यू मैम। तो कुछ बहुत हाँ अच्छी बात है। हमारे समाज में पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इन लॉज ने, या ये कह लीजिए कि जैसा संजय सर ने भी कहा कि सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव नेचर ने एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। मुझे लगता है समस्या समाज के जड़ में भी है। इन कानूनों में संशोधन के साथ साथ इस पर भी बात करने की आवश्यकता है। इसी बीच हमारे अध्यक्ष डॉक्टर रघुवंश शर्मा भी जुड़ गए हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जो अंतिम वक्ता के रूप में है श्री एचपी सिंह साहब। तो सबसे पहले तो मैं सर का धन्यवाद दूंगा कि छुट्टियों मनाने कहीं बाहर गए हुए हैं, इस बीच भी हमारे निवेदन पर आप जुड़े सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक बहुत लंबा अनुभव रहा है जुडिशरी में। आप माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो आपने हमारे सारे वक्ताओं की बात सुनी। इस प्रकार के केसेस में जुडिशरी का क्या अप्रोच होता है, किस प्रकार से आप इसको डील करते हैं या किस प्रकार से डील करना चाहिए, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ऑनरेबल जस्टिस एचपी सिंह साहब को। सर, ओवर टू यू। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। विशेषतः से राघवन जी को भी नमस्कार। यहाँ पर जो अपना सब्जेक्ट है वो सुभाष जी के, अतुल सुभाष हैं, उनके केस को लेकर है। देखिए, दो चीज है, उनके लेटर से
ये लगा कि वो कहीं अपने पत्नी के परिवार से परेशान थे, तो कहीं जुडिशल सिस्टम है उससे भी परेशान थे। उन्हें दोनों चीज लिखा है कि हमें न्याय नहीं मिला, अगर न्याय न मिले तो मेरा अस्थि को वहां न्यायालय के किसी नाली में बहा दिया जाए। और अभी जो वक्ता बोले बहुत ही अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे विद्वान लोग हैं, बहुत अच्छे लोग बोले। देखिए मान के चलिए जैसा कहा गया कि आज पुरुष वर्ग जो है करीब 1.5 लाख लोग साल में सुसाइड कर रहे हैं। क्या होता है, एक पति पत्नी का संबंध या शादी जो होता है ये बहुत ही पवित्र बंधन है, एक दूसरे के लिए जोड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विवाद उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें पति पत्नी का कहीं दोष होता है तो परिवार के लोगों का भी दोष होता है। कई बार मैं देखा हूं कि पति पत्नी इतना अच्छे से रहते हैं लेकिन घर के लोगों के कारण कभी विवाद बहुत विकट रूप ले लेता है और कोर्ट तक पहुंच जाता है। अपने को वो तो एक शिक्षा वाली बात होगी कि वो लोग ठीक से रहें, अगर हर आदमी ठीक हो जाए तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़े। हमें विचार इस पर करना है कि आगे क्या ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है कि लोग उब कर न्याय से बहुत उम्मीद न करके, न्याय के लिए बहुत इंतजार न करके घबरा जाते हैं और अपने जीवन को त्याग देते हैं। वास्तव में सुसाइड करना, सोचिए कि एकदम जब लगता है कि कोई उनको दिशा नहीं मालूम पड़ता, कुछ सूझबूझ नहीं आता, तब वो मृत्यु के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं अपने अधिवक्तागण संजय जी हैं, पूनम जी हैं, नवीन जी हैं, मीनाक्षी जी हैं, वैशाली जी हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं एक अपना अनुभव और रिटायरमेंट के बाद मैं एक रजिस्टर्ड एडवोकेट हूं, तभी मत सोचिए कि मैं एडवोकेट न होकर बात बोल रहा हूं। बहुत अच्छा नवीन जी ने कहा कि दोनों पक्ष पर डिपेंड करता है। देखिए अगर कोई भी कानून बनता है उसका दुरुपयोग समाज करता ही है। जो व्यक्ति फंसता है वो हमेशा उसका दुरुपयोग करने की कोशिश करता है, उसको आप नहीं रोक सकते। बस कानून को इस रूप में करिए कि कैसे उसके इम्प्लीमेंटेशन हो रहा। आप ये मान के चलिए कि बहुत मामले ऐसे आते हैं जिसमें बहुत अधिवक्तागण होते हैं। ये अधिवक्ता पर मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, ये खुले मन से बोल रहा हूं कि वो जो मैटर लिखाते हैं, घर के हस्बैंड हो या पत्नी हो, कोई आगे जब अपना केस लेकर आते हैं तो अपना मामला बनाते हैं, तो मुझे अनुभव है, मैं प्रैक्टिस भी किया हूं, अभी भी मैं एडवोकेट। तो उसमें ये कह दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं, ये चीज और जोड़ दीजिए, ये करके और ऐसा कर दिए, तो उस केस को ऐसा एक बड़ा केस बना दिया जाता है, समझे ना। इससे हमारा अधिवक्ता वर्ग को भी बचना चाहिए। दूसरी बात, अभी कहा गया कि ऊपर के कोर्ट जो हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत अच्छे ये सब कर रहे हैं, लेकिन लोअर कोर्ट में कहीं ना कहीं उसकी कमी है ना। लेकिन मेरा देखिए ये कहना है ना कि जिस तरह से साहित्य समाज का दर्पण होता है, वैसे ही हमारे न्यायाधीशों का निर्णय जो है बार का दर्पण होता है। आप जितना बढ़िया से उस जज के सामने अपना बात रखिए, जितना सिंपल लैंग्वेज में रखिए, जितना अच्छे से उसको समझा पाइए, निश्चित रूप से कन्विंस होगा तो अच्छे जजमेंट आएंगे। तो अगर कोई जजमेंट में कमी हो रही तो ये भी मान के चलिए कहीं बार का भी दोष है और उस जज का भी दोष है। तो हमें एक तो इसको इंप्रूव करना है। दूसरी बात, एक लिमिट होना चाहिए कि एक मामला कितने दिन चले। आखिर आदमी सब्र कब तक करे। वो बंगलौर का रहने वाला कहाँ यूपी भग भग आ रहा, वहां नौकरी कर रहा, यूपी भग भग बार बार आ रहा। तो एक तो हर पेशी में इन मामलों में आवश्यकता क्या है, हर दिन पेशी लगे, तो उसको बार बार आकर जो परेशान हो जाता है। एक तो मेंटेनेंस देना, नौकरी पर उतनी छुट्टी ना मिला तो नौकरी पर प्रेशर कि भाई इतनी छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। किसी सर्विस वाले को छुट्टी लेना कितना मुश्किल होता है, वो कैसे कैसे छुट्टी लेकर वो आता होगा। ऊपर से उसकी नौकरी दांव पर जा रही होगी। एक तरफ नौकरी दांव पर जा रही, नौकरी दांव पर नहीं तो प्रमोशन दांव पर जा रहा, दूसरी तरफ पत्नी परेशान कर रही, तीसरे तरफ माँ की, बहन की, बाप की, बुआ की, अपने घर के लोगों की अपेक्षाएं उसके साथ जुड़ी हैं, वो दांव पर है। एक तरफ पत्नी की और अन्य लोगों की भी जो अपेक्षाएं होंगी उसी कारण से वो प्रेशराइज कर रहे थे। तो इसमें कितना पिसता चला जाता है। तो न्याय एक केवल बाद में हम फैसला लिखा दिया ये न्याय हो गया, ऐसा नहीं होता।
कई बार देखा गया है कि 25, 26, 27, 28, 30 साल के एज में डाइवोर्स का केस किया गया और करते 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 60, 70 साल के एज में उसके फैसले आते हैं। ऐसा भी सुनने में आया। उस फैसले क्या मतलब निकलेगा? तो एक तो पति पत्नी में विवाद ना हो, इसके लिए हमें पूरा प्रयास समाज को करना होगा। समाज को एक चेतना उनके मन में भरना होगा कि देखो एक दूसरे के बने हो, बहुत मुश्किल से जीवन मिलता है, जीवन बार बार नहीं मिलेगा। जिससे आपके साथ हो उनके साथ निभाओ, क्योंकि आपका इस विवाद का प्रभाव जो है ना, कुप्रभाव कहिए, उन बच्चों को पड़ेगा, उनका लाइफ बेकार जाएगा। है ही उस बेचारे के एक बेटा भी है, वो क्या मैसेज अपने दिमाग में बैठाया होगा कि किस कारण से मेरे पिता ने सुसाइड कर लिया। तो मेरे कहने मतलब है कि पहला देखा जाए कानून क्या है। तो कानून में मेरे मतलब से कोई भी कानून बनेगा परफेक्ट नहीं बन सकता, कुछ ना कुछ कमियां रहेंगी। तो कानून में कमियां है भी, तभी मैं समझ पा रहा हूं उसमें कोई बहुत चेंज करने की जरूरत है। लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से हो रहा, उसमें जज और एडवोकेट दोनों दोषी हैं। क्या होता है कि अगर पत्नी आ गई और उसके वकील हैं, अब पत्नी कहती है कि मैं तो तलाक होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये हमसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लें, इनके दूसरे बच्चे हो जाए, इनके माँ बाप खुश हो जाए, बढ़िया अच्छे से रहें, मैं नहीं चाहती। तो वो क्या करेगी, किसी न किसी बहाने से, और वकील साहब उसका मदद करते रहेंगे, कोई एप्लीकेशन लगाकर कुछ करके मामले को निपटाने नहीं देंगे, और तरह तरह के ब्लेम लगाएंगे। दूसरी तरफ अगर पति है, वो चाहता कि नहीं, पत्नी चाहती तलाक हो जाए, तो पति नहीं चाहता तो भी कहता कि नहीं मैं तो परेशान करके रहूंगा और इसके लिए वो तलाक होने नहीं दूंगा। तो एक न एक अपील, रिवीजन, ऐसे केस चलते रहते हैं, और इसमें क्या होता है दोनों पिसते चले जाते हैं। तो इसमें मदद हमारी एडवोकेट वर्ग की भी है। एक बात और बता दूं, ये बहुत मैंने जो अनुभव किया हूं, अगर किसी वकील साहब को अच्छा ना लगे, किसी को ना लगे, उसे मैं क्षमा चाहूंगा। मैं एक मन की बात बता रहा हूं। कोर्ट में आप देखेंगे ना कि जितने पुराने केसेस हैं, बार बार निकलता है ना कि 20 साल केस हो गया, 22 साल का हो गया, दूसरी पर बहुत आक्षेप लगता है। ऐसे केसेस आप उठा के देख लीजिए, उस पर रिसर्च करिए, तो आप ये पाएंगे तो उसमें वो मामला ऐसे किसी पक्षकार का है जो कई मामलों में अपना न्यूसेंस वैल्यू रखता है, और कोई बात हुआ तो उसके खिलाफ जज के खिलाफ कंप्लेंट ऊपर चल जाएगा। वही हाई कोर्ट जज साहब बैठे हैं, वो ब्लॉक कंप्लेंट देखने लगे। अब जिसके ऊपर एक इंक्वायरी चालू हो गई, तो जज की नौकरी जो है ना, एक आम मजदूर और लेबर जैसे नहीं है, उसकी इमेज के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये पता चलता है कि फलना जज साहब हैं, इन्होंने इसमें ऐसा ऑर्डर किया, इस पक्षकार ने एक ऐसा कंप्लेंट कर दिया, उनकी इंक्वायरी चल रही, तो उसकी इमेज इतनी डाउन हो जाती है कि वो फिर वहां रहना नहीं चाहता। तो हमारा कहने मतलब यह है कि न्याय सही जो है ना, वही व्यक्ति दे सकता है जो हर तरह से सबल हो और निडर हो। आज स्थिति क्या बन रही है, मैं हकीकत चीज आप लोगों से बता रहा हूं कि मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर करता है तो पहला 3 चीज है। पहले क्या था, अब मेरा ये मानना है कि जज को बिना सोचे कि हमारे ऊपर क्या होगा निर्णय देना चाहिए। पूरे बस्ती में आग लग जाए, लेकिन अगर निर्णय यही है तो उसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता, भले कुछ भी हो जाए। लेकिन ये भावना अब नहीं है। अब क्या होता है कि हर न्यायाधीश जो है, जो खासकर लोअर कोर्ट में है, वो ये बात देखने लगते हैं कि भाई हमारे खिलाफ ये फैसला करें तो हमारे विरुद्ध तो कुछ नहीं हो रहा। पहला बात ये सोचते हैं, तब सेकंड बात उस पर जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, ऐसे जिनमें न्यूसेंस वैल्यू होते हैं, या ऐसे हम बता दो कि जिसमें ऐसे एडवोकेट होते हैं जो छोटे छोटे बातों पर, भाई कई बार क्या हुआ, जजों के सामने बोल देते हैं, जज कहने जल्दी करिए तो मामले को, ये बहुत डिले हो रहा है, ये महिला बेचारी बहुत दिन से तलाक के लिए आ रही और इसमें आप लोग बार बार पेशी बढ़ा रहा है, जो बढ़ रहा है, जज भी बढ़ता है, जज भी बढ़ा देता है, वो भी छुट्टी पे चला गया, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन वो भी सोचता है कि अरे इसमें तो बहुत न्यूसेंस हो रहा, चलो इस मामले को बढ़ा दो, हमारे पास तो सैकड़ों केस हैं, हमको इतना केस का फैसला करना है, जो लिमिट बनाया गया है, हम 50 केस दूसरे कर दें, 50 छोड़ दें। तो होता क्या है कि ऐसे केस बहुत लेंदी होते चले जाते हैं। तो एक तो जिनमें न्यूसेंस वैल्यू पार्टी के हो, या जो एडवोकेट बार बार हर बात में कोर्ट में लड़ने लगते हैं। आप लोग हमेशा देखते हैं कोर्टों में भी झगड़े लड़ाई बहुत होते हैं, कानून के लाई साला मुंह की बात आप एक दूसरे बोलना वाली बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इनसे इसको अवॉइड करने के लिए भी जज अवॉइड करता है। तो एक तो हमारा ये मानना है कि एक लिमिट कर दिया जाए कि इसके लिए 3 या 4 पेज से ज्यादा नहीं दिया जाएगा,
और जज चाह के भी नहीं देगा। भले उससे कभी कभी हो सकता है कि कभी बहुत मजबूरी में एक दो साल का अन्याय हो तो उसके लिए फिर दोबारा वो ऊपर जाके वो टाइम लेकर आए, लेकिन नीचे से हो जाए कि अब टाइम नहीं मिलेगा। तो इस मेरा मतलब है कि जो जल्दी हो, अगर माना पति पत्नी में जो डाइवोर्स होना है, जैसे यही केस था बेंगलोर वाला, मान इसमें डाइवोर्स होना था, डाइवोर्स हो जाता, फिर भी अलग अलग हो जाते, लेकिन उस कारण से नहीं कि डाइवोर्स केस चला इसलिए सुसाइड कर लिया, बल्कि उस सिस्टम से इतना त्रस्त हो गया। उसमें ये भी आया है कि पैसे भी मांगा गया, क्या क्या बहुत, उसमें ये भी एक बहुत ही विचित्र चीजें हैं। तो आजकल हर व्यक्ति को जजों में भी कमी है, वकीलों में भी कमी है। जज जो है ना, हमेशा मैं बोलता हूं, मैं अपने जुडिशियल एसोसिएशन का सेक्रेटरी वगैरह भी रहा हूं, हमेशा मैं बोलता हूं कि जजेस जो है ना, पहले उनको जुडिशियल ऑफिसर लोग बोलते थे, मैं इसका विरोध किया कि जजेस आर नॉट द जुडिशियल ऑफिसर, दे आर द सॉवरेन ऑफ द स्टेट। आप जुडिशियल ऑफिसर के ऑफिसर से व्यवहार करने लगते हो, वैसा नहीं होना चाहिए। आप संत स्वभाव का होना चाहिए जज को। तो वो पहले से के जज में अब के जज में बहुत अंतर आता जा रहा है, ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा। तो एक तो अपने को इतना पवित्रता से रखो कि कोई आपको ब्लेम ना लगा सके, आप ईमानदार हो, इसमें दो राय नहीं, हम नहीं मोड़ रहे कि आप नहीं हो, लेकिन दिखना भी चाहिए कि इसमें कमी हो रही। अब फिर उसने कठोरता से सबके साथ पेश आओ। कठोरता से मतलब नहीं कि गड़बड़ करो, कठोरता मतलब कि टाइम नहीं देना है। बाकी जज को बहुत पोलाइट होना चाहिए, उसको न्याय दिलाना है, लेकिन टाइम मामले में ना जो भी डिवोर्स के केस आते हैं उनके सब प्रावधान बने हुए हैं, वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना, कि मीडिएशन होता है, दोनों को समझाया जाता है, सब कुछ। जब लास्ट में लगता है कि नहीं है तब डिवोर्स, और जब नहीं रहने लायक है तो डिवोर्स हो भी जाना चाहिए, नहीं तो उसका नतीजा ऐसे ही निकलता है। कभी कोई सुसाइड कर लेता है या दूसरे पक्ष को इतना नुकसान पहुंचा देता है मारपीट करके, है ना, या इतनी बड़ी दोनों परिवार में इतनी दुश्मनी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका हमारा यही कहना है कि एक टाइम लिमिट किया जाए, पूरा प्रयास किया जाए कि पति पत्नी दोनों एक साथ रहें, बहुत अच्छे से रहें, लेकिन अंतोगत जब लगता है कि नहीं रह पाएंगे तो उनके जीवन के सुरक्षा के लिए अलग रहना ही जरूरी है, तो उनको अलग आसानी से हो जाना चाहिए। आज क्या है कि कोर्ट में अगर कभी मान लीजिए एडवोकेट एक दूसरे पक्ष का नहीं चाह रहे, डिवोर्स हो नहीं पा रहे हैं, उसी में रगड़ा रगड़ी कोर्टों में चलता रहता है। तो ये हम बहुत मतलब अनुभव के साथ आप लोगों से कह रहा हूँ कि जजेस जो है ना, उनके मन में भी आता है कि हम ऐसा फैसला कि हमारे ऊपर आ जाएगा तो ऐसा, तो वो बहुत जल्दबाजी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चलता रहता है, क्या करे लोअर कोर्ट, वो मजबूर है, चाहते हुए भी। हम लोग चाहते हैं कि बहुत अन्याय हो रहा, वो कुछ कर नहीं पा रहा। और जैसे स्ट्रिक्ट होगा, कोई वकील साहब यही बोल देंगे, अरे साहब आप तो लग रहा है उस पक्ष से मिले, उसका बहुत पक्ष ले रहे हैं, कोई बोल देगा साहब उससे ले रहे। तो उस चीजों से बचने के लिए भी ना जज कमजोर पड़ जाते हैं। तो एक तो हमारे बार में ये भी होना चाहिए कि भाई मैट्रिमोनियल केसेस जो हैं, इस टाइप केसेस हैं, उसमें हम खुलेआम साथ दें कि जल्दी मामले निपटे। और ऊपर के कोर्टों का भी मेरा ही कहना है, जैसे सुपरवाइजरी कोर्ट है हमारा, अपीलेट कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजरी कोर्ट जो है, इनको चाहिए कि हमारे अपन जजों के संरक्षण दें कि भाई छोटी मोटी कंप्लेंट हम इस तरह से न जाए, जब बेमानी कोई बात ना एकदम उनके पीछे ना पड़े। आज टाइम लिमिट कर दें कि जज भी नहीं दे सकता तो वकील की अपेक्षा ही नहीं रहेगी, पार्टी की अपेक्षा ही नहीं रहेगी भाई हम पेशी मांगे, उनको रहेगी नहीं भाई कंप्लेंट ये पेश हुआ जैसे दोनों पार्टियों की सहमति से 6 महीने में डाइवोर्स का टाइम निर्धारित है, वो इसलिए निर्धारित किया कि 6 महीने तुम दो के फिर मिल सके, उसी पर 1 साल मैक्सिमम टाइम दे देना चाहिए। और आप बता रहे हैं ना कि केसेस जजों के पास बहुत ज्यादा केसेस, तो बात हकीकत है, जैसा कि नवनीत जी ने बताया कि कोर्टों के पास बहुत काम है, लेकिन इसके बाद भी प्रियॉरिटी उनको देनी पड़ेगी। एक लाइफ का सवाल है, तो उनको चाहिए इसकी प्रियॉरिटी देख केस निपटाएं और एक सीमा निर्धारित कर दिया जाए। और हमारा मतलब है कि सीमा निर्धारित हो जाएगा ना, तो ये सब बहुत कुछ जो परेशानी है फैमिली के सब हो रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, एक जगह मार रहे हैं, ये बहुत खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़ी चीज ये है कि हम जजों से अपेक्षा करें। और दूसरी बात एक चीज और है मैं बता दूं, मेरा ये अनुभव है कि जितने ऊपर कोर्ट हैं, हायर कोर्ट हैं, कई बार ऐसा मुझे फील होता है, गलत भी हो सकता हूं, कि वो नीचे जो आम लोगों के बीच जो परेशानियां हैं उसका उनको अनुभव नहीं करता, और आदमी के परेशानियों को बड़ा हल्के रूप में मजाक में लेते हैं। एक यूट्यूब में जब देख रहा था, एक जैसा बड़ा हाई कोर्ट में जाकर एक बोल रहे हैं, अरे भाई पत्नियों से पीट कर तो आदमी भाग्य मनाता है कि पत्नियों से पीट रहे हैं। एक आदमी सामने कह रहा है कि साहब हमको पत्नी पीटती भी है, तो हंसते हुए अरे भाई तो एक तो है कि पति जो है ना, वो समाज से भी उसको दुकारा जाता है, कोर्ट से भी उसको बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलता। ये सब कारण बनते हैं, इन पर हमें विचार करना होगा और तभी हम जाके इसको सही दिशा में ले जा पाएंगे।
अब लगा कि मैं बहुत ज्यादा समय ले लिया। धन्यवाद। नहीं नहीं सर, नहीं सर, अभी हम इसको कंक्लूड करेंगे, आपसे जी। लेंगे, प्रश्न भी लेंगे। बहुत अच्छी जी। तरीके से आपने बात की। एक टाइम लिमिट की आवश्यकता है, जो भी डिसीजन हो दोनों पक्ष जी। सहमत हो जाए कि हमें इतने दिनों में रखना है। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें, फिर हम नवीन सर आपकी तरफ आते हैं। अध्यक्ष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। हम लोगों के लिए बड़े प्राउड करने वाली बात है, हम सबके बीच में आदरणीय जस्टिस एचपी सिंह साहब हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज का विषय समाज का बहुत ज्वलंत विषय है, और ज्वलंत विषय तो हम जब भी चर्चा करते हैं होते ही हैं, लेकिन एक ऐसा विषय है जो हमारे सामने बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये आंखों के सामने चल रहा हो जिस तरह से, और इस पे सारे पक्षों पर विचार किया। इतने बड़े अनुभवी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। मेरा मत इसमें यही है कि एक बड़ी डेफिनेशन में जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय, तो वास्तव में समय पर जब न्याय नहीं मिलता है तो बहुत सारे पहलुओं को जन्म देता है। और जितनी जैसे इसको न्याय के जितने भी टूल हैं, उन सब टूल के साथ साथ में सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, विषम परिस्थितियों से लड़ने के लिए जो हमारे एक सामाजिक व्यवस्था थी, एक सामाजिक ताना बाना था, वो डिस्टर्ब हो रहा है। इस वजह से सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। ये जो घटना है वो भी सामाजिक ताना बाना टूटने के कारण ही उत्पन्न हुई घटना है। लेकिन हम सब लोग पुराने उसमें जाते थे तो हम चर्चा करते हैं कि जो निर्णय हम कभी नीम के पेड़ के नीचे बैठ कर के निर्णय कर लेते थे, अंग्रेजों के आने के बाद हम उसके लिए लंदन तक दौड़ने लगे। तो आखिर ये सारी चीजें हम सबको एक ले जा रही कि हमारा समाज किस तरह से उसका ताना बाना टूट रहा है, समाज में किस तरह की समस्याएं हैं। तो अगर ये समस्या है तो ये समाज की समस्या है, और इसको समाज को ही दूर करना पड़ेगी। कानून अपनी जगह पे अपना काम करेगा, लेकिन जो हम करते हैं कि कानून के जो भी इसके इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी जो टूल हैं कानून के, चाहे पुलिस हो, वकील हो, जज हो, हैं, ये सभी लोग मूलतः तो एक सामाजिक प्राणी ही हैं। इन सब के बीच में हम सब लोग एक बात तय करें कि हमारी जो काम करने का हमारा जो है, जैसे एक बड़ा अच्छा शब्द चलता है डू योर बिट, अगर हम उसको सोचने लगें, और मैं अक्सर बोलता हूं कि जो समस्या है जिसको हम फेस कर रहे हैं उसको लगे कि ये हमारे जैसे ही लोगों के बीच में है, हमारे जैसे व्यक्ति की समस्या, तो शायद इसका समाधान निकले। आज का ये जो चर्चा है, जो डिस्कशन है, ये बहुत ही उपयोगी होगा, और मुझे लगता है हम इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाएं। कृपा जी आगे इस पे अपनी राय रखेंगे। मुझे लगता है इस डिस्कशन को, इस डिस्कोर्स को बहुत आगे लगातार चर्चा करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी वैसे हम अगले सप्ताह भी इस विषय पर कुछ और महिला वकीलों के साथ और कुछ सामाजिक लोगों के साथ, जो समाज के बीच में बच्चों के साथ एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, उनके साथ भी ये विषय हम रखेंगे अगले सप्ताह। और अगर कुछ की पॉइंट्स निकल के आते हैं तो हम प्रयास करेंगे भेजने का भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी, या जो भी उचित प्लेटफॉर्म होगा जहां से इसका कुछ समाधान निकल सके। अब इस सत्र को मैं ओपन करता हूं। नवीन सर, आप कुछ हैंड रेज किए हैं, कहना चाह रहे हैं? कृपाशंकर जी, मैं सिर्फ इसमें दो बातें जोड़ना चाहता हूं। जैसे आदरणीय एचपी सिंह साहब ने कहा, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई। एक तो हमें समाज के रूप में ये सोचना पड़ेगा कि हम न्याय को ज्यादा लंबा ना करें, पर मुझे लगता है सरकार को भी इस विषय में ध्यान देना चाहिए। और मेरा एक सुझाव है इस मंच के माध्यम से हमारी सरकारों को, कि जो हमने इतनी मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेजिस्लेशन बना दी है कि एक ही सब्जेक्ट के ऊपर इतने सारे कानून, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं इस विषय में गंभीर मुद्दा है। आप मेंटेनेंस देना चाहते हैं, उसके लिए 125 भी, 12 डीवी भी, 498 भी, एचएमए भी, क्यों आप एक ही संस्था को और एक ही कानून को डिसाइड करने देंगे? तो मुझे लगता है कि जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेजिस्लेशन है या जो कानून है वो खत्म होंगे, जुडिशरी पे बोझ खत्म होगा, लोगों में तन्मयता रहेगी, और ये जो भागा दौड़ी की वजह से लोग परेशान होते हैं वो भी कम होगा। जी सर, तो हमारे प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। मनोज सिन्हा साहब, आपने हैंड रेज किया, अपना प्रश्न रखें जी। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू। सो मैं पहले तो कुछ और सोच के रखा था, बट नवीन जी ने जो एक बात कही, बहुत ही अच्छी बात कही, कि हम एक पर्टिकुलर जुर्म या एक पर्टिकुलर आइटम के लिए जो हमारे जैसे 4-10 तरीके के जो नियम बने हैं, उसी से को रिलेटेड मैंने चैट पे भी एक चीज डाली है।
हम इंसान को इंसान की तरह अगर देखते हैं तो एक स्त्री हो गया, एक पुरुष हो गया, फिर ये मुस्लिम स्त्री मुस्लिम पुरुष और हिंदू स्त्री हिंदू पुरुष करके और फिर उसको और फर्दर सब्सिडाइज करते जाते हैं। तो मेरे को मुस्लिम पर्सनल लॉ और मुस्लिम मैरिज एक्ट में एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि वहां पे मेंटेनेंस सिर्फ लगभग 3-3.5 महीने देना होता है। उसके बाद वो मैरिज ब्रोकन अगर मान लिया जाता है, उसके बाद वो लड़की फिर शादी के लिए रेडी है, वो किसी से फर्दर शादी कर सकती है और वो आगे बढ़ सकती है। हमारे यहाँ पे इसी चीज के लिए ये 50 तरीके के कानून कि उसको मेंटेनेंस तब तक दो जब तक वो शादी नहीं करती अपनी मर्जी से, और मतलब अलग लेवल का हिंदू मैरिज एक्ट को जो है मतलब मैसअप करके रखा हुआ है। अगर आप इंसान को इंसान की तरह देख रहे हैं, सारे कानून एक पर्सन के एक हिसाब से रखिए, कास्ट वाइज क्यों लेके चलते हैं? क्या हिंदू धर्म में पैदा होना गुनाह हो गया हमारा? तो सारे कानून सभी के लिए एक होने चाहिए, भी एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है जिस पर हम कभी चर्चा करेंगे। अभी तो आज का जो हमारा टॉपिक, लक्ष्मण सर आपने हैंड रेज किया है, काफी लोगों ने हैंड रेज किया, तो ब्रीफ में क्वेश्चन रखेंगे तो हम सभी का प्रश्न ले पाएंगे। लक्ष्मण सर। नमस्ते, I am Lakshman Malaga from Tripura State. Very nice discussion. I am very grateful to all the speakers. मैं बहुत ही thankful to the retired justice SP Singh. उसको बोला जस्टिस डिले जस्टिस डिले, इसको तो लिमिटेड होना चाहिए। ये लिमिटेशन नहीं होने से बहुत different types of troubles are coming in our family. So it should be confined with the definite period of time. In this aspect, with due honor, I like to request, I like to pray to the concerning lawyer advocate from both sides. Suppose a case of the divorce, house, a case of the maintenance case, they should on the basis of the social organism, social being, they are the social identity. So they should think also. They can talk with each other. The opposite lawyer, opposite advocate, those who are working in favor of the both cases. So they should talk within themselves. The Sanjay sir talk very nicely. Misuse of law is going on. Object of law is nothing but on the social welfare of the society. There should be training aspect. When we see any verdict, any direction is coming from the lower court, the honorable judge given, it is going to the higher court, and it is denied, and a separate justification, separate direction is coming on. So it is not the ultimatum, the direction what we are getting from the lower court. So time to time, it is my request in the judicial system to, as a refresher course, there should be a continuous training system, refresher course to with the higher authority, please. नवीन सर ने बहुत अच्छा करा, कोई कुछ करने के पहले उसको मेंटल कंडीशन तो देखना चाहिए। हमारा वैशाली जी बॉस ने अच्छा तरीके से किया, हमारे त्रिपुरा में ऐसा लक्ष्मण सर क्वेश्चन रखें अपना प्लीज जी। ये मेंटेनेंस के बारे में वो हस्बैंड का इनकम का सोर्स ऑफ इनकम देखना चाहिए, तो ये देखने के बाद उसको मेंटेनेंस का अमाउंट ठीक करना चाहिए। उसका मेंटेनेंस का इनकम का रिसोर्स नहीं देखने से उसका ऐसा मेंटेनेंस का अमाउंट दे दिया, उस तो खुद ही बोल रहा है मुझे जेल ले जाओ, तो अभी मैं नहीं दे सकता हूँ। संजय सर हम आपसे जानना चाहेंगे इसके ऊपर। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर what Lakshman ji has just asked, whether to decide maintenance, one has to look into the capacity, capability and earning of the husband, let's say. So what methodology, Delhi High Court judgment which has come way back about 7-8 years back, this judgment came. In that judgment, it was stated that now there is need, now it is confirmed by the Supreme Court, so it is a law of land now. Earlier, this law was applicable only in Delhi, and it was not applicable all across. Very, very important thing is done in that judgment, that 3 years earning is to be disclosed. 3-year bank statement is to be, all bank statement is to be produced before the court. And above all, which is very important, is that you have to, all the parties, both the parties have to disclose a very lengthy affidavit is there. What are the sources of earnings? What kind of investments you have made? What is the property which is in your name?
A to Z, everything is incorporated in it. And at the end of the affidavit, please mind it, very important, it is written very categorically that in case it is found later on that some information provided under the affidavit is wrong, then in that case you have to see that you have to face the music. So very, very tough thing has come across. So it is a recent phenomena which was developed by our own High Court, Delhi High Court, and now it is law of land. So I think such measures are very, very important. And one more thing I want to emphasize here, which I think we all are missing today. The most important and fundamental, Honorable Justice H.P. Singh will approve it, I am very sure about it, is the role of mediation. We have very, very strong mediators, well-trained mediators to resolve such problems. Very categorically, one last line, Supreme Court in its very recent judgment has very categorically stated that these are not some heinous crime. These are the crimes which pertains to, they are just, you have to look into it from the angle that they are, these kind of offenses are family disputes. They are nothing else than family dispute. And so they should be treated like that. And very important, if this thing is done, Naveen Bhai was saying that 10% cases come ho jate hain, I would say 50% cases will go from the inception if a strong mediation is there, and there it is said that no, you have no other alternative but to resolve it. But now what is happening, that this has come as a pressure technique, so they avoid mediation. But certainly we have to see that the mediation is emphasis is given on in mediation. Right, sir. Naveen Kumar ji, Sanjay काफी देर sir, से I handle किए just हुए want हैं. to add one thing here, that it is also a misconception between the parties that maintenance law is meant for women's only. No, it is a wrong conception we are carrying, and I have personal experience that I have fought many cases wherein I just sabotage the maintenance for the women, because the legislature has mandate for the educate means it has a gender neutral provision. Those who are unable to sustain themselves, they are only liable for maintenance, not it is gender bias for women. We must consider this thing. I think we are missing this point. राइट सर. नवीन सर ने काफी देर से हैंड रेज किया है. नवीन सर, संभवतः आप पहली बार जुड़े हैं, थोड़ा अपना परिचय भी दे दें. कुछ नाम और ले रहा हूं जिनको पहचानते नहीं हैं. निशा जी, इंदिरा जी, किरण शर्मा जी, आप लोग भी अपना नंबर ड्रॉप कर दें, कहां से जुड़े, थोड़ा परिचय दे दीजिएगा. जी नवीन सर, अपना परिचय दें और प्रश्न रखें. हाँ जी, एक मिनट, मेरे साथ ये बंद हो गया. मैं दिल्ली से, और मैं शायद आपके साथ मैं पहले भी नवीन सेलर के थ्रू 2-3 बार मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ, ये पहली बार नहीं है. और मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना IT फील्ड में हूँ. IT फील्ड में मैं टेक्निकल इंटरफेस डिजाइन और टेक्निकल आर्किटेक्ट से हूँ. तो मेरे क्वेश्चन सेलर जी से या पूरी जितने भी अधिवक्ता उनसे है, कुछ क्वेश्चन है. क्या हम कोई टाइमलाइन फिक्स कर सकते हैं? जैसे जस्ट आपने बताया, आवाज बहुत कम आ रही है सर. अब आ रही मेरी आवाज आपको? अपना माइक थोड़ा दूर कर ले तो आवाज साफ आएगी. मैंने हेडफोन में लगा रखा है, तो अब आ रही है आवाज आपको? जी. मेरा कहना है कि जैसे उन्होंने केस में बताया कि बंदा बैंगलोर के थे, उन्हें बार बार यूपी आना पड़ा था. कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है, कोई ऐसी हम लॉ या कुछ फिक्स कर सकते हैं कि वीडियो कॉल के थ्रू ओनली जितनी प्रेजेंटेशन है जो भी कोर्ट में आना हो वीडियो कॉल के थ्रू है? दूसरा मेरा ये है, जैसे कि मैंने बताया कि एक मीडिएशन होनी चाहिए. तो मीडिएशन जैसे फैमिली मैटर के लिए एक मीडिएशन सेंटर बना हुआ है, लेकिन वो इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि वहाँ पे जाना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है. क्योंकि हम जैसे RAW बनाते हैं अलग अलग संस्था के हिसाब से, तो ऐसे कुछ हम बड़े लोग, जैसे पहले बुजुर्ग लोग होते थे, दादा नानी या परिवार के या गाँव के जो लोग बड़े लोग होते थे, मुखिया वगैरह जो भी होते थे, उनके थ्रू हम ऐसी कुछ संस्था बना सकते हैं, कुछ 7-8 लोगों का ग्रुप, जो फैमिली कोर्ट में जाने से पहले वहाँ पर कुछ मैटर सॉल्व कर लिया जाए, ताकि कोर्ट पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, कि पहले वहाँ चीज़ें रख दी जाए और वहाँ डिस्कस हो जाए, उसके बाद आगे मूव किया जाए. ऐसा कुछ हो सकता है?
और एक टाइम फिक्स हो सकती है कि जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। और एक चीज, सॉरी सारे बच्चे लोगों को मैं क्षमा चाहूंगा एक पॉइंट बोलने के लिए, कि यहाँ मुझे कुछ गाइड कर सकते हैं कि मामलों को ज्यादा ना खींचा जाए। जैसे मेरे पर्सनल उसमें भी है कुछ कि एक मेरी फ्रेंड का मैटर चल रहा है, चलते चलते 4 से 5 साल हो गया, ये सेम टाइप का मैटर है, लेकिन उसको कोई डिसीजन नहीं है, मामला खींचता जा रहा है। तो ऐसा भी सकता है कि टाइम बाउंड कर दे कि 3 महीने, 6 महीने, जैसे आपने बोला। जी तो ये system है। जस्टिस एचपी सिंह साहब से इसका जवाब लेंगे। इनके 3-4 प्रश्न हैं सर। क्या इसको हम जी। टाइम बाउंड कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मीडिएशन सेल बना सकते हैं? जी सर। मीडिएशन सेंटर मतलब खाली कानून वालों का नहीं, जो नॉर्मल जो पीपल होता है उनका जी जो सर, मीडिएशन सेंटर है, मीडिएशन होते हैं केसेज में, लेकिन उनका कहना बिल्कुल सही है कि उतना इफेक्टिव अभी नहीं है ना। और अन्य मीडिएशन सेंटर बनाने का अन्य लोगों को अनुमति दे देनी चाहिए, एडवोकेट्स उसमें सम्मिलित हों, कुछ जजेज रिटायर्ड जजेज हों। अब एक दिन से नहीं होता, उनको बार बार समझाना पड़ेगा कि आप अगर डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं। आपसे बताऊं मैं कि मैं एक केस में 22 साल पहले शादी हुई थी, शादी के 4 साल बाद या 5 साल बाद उनका आपस में मनमुटाव हो गया। उनके कई धाराओं में केस चले, 125 चले, ये चले वो चले, और 22 साल बाद हमारे यहाँ उनके डिवोर्स के केस आया था। मैं देखा कि दोनों महिला भी बहुत भद्र लग रही, वो भी पुरुष भी बहुत ये लग रहा, लेकिन उनके मामले चलते चले जा रहे थे। तो मैं उनको बुलाया अपने चैम्बर में। तो महिला जो थी उनकी एडवोकेट भी महिला थी, और जो पुरुष था उनका भी एडवोकेट महिला थी। तो मैं उन महिला के साथ महिला एडवोकेट को बुलाया, पहले अकेले बुलाया, क्योंकि कई बार ये मैं देखा हूं, मैं अनुभव बता रहा हूँ कि मैं कंप्रोमाइज करने की कोशिश करूं तो कई एडवोकेट के साथ रहते हैं, उनका थोड़ा इंक्लाइंड नहीं होते कि नहीं कंप्रोमाइज हो जाए, सही बता दूं। तो मैं उनके एडवोकेट को अलग बैठाया, उनके वाइफ को बुलाया, तो वो साफ बोली कि साहब मेरा आज 18 साल का बच्चा है, 22 साल पहले मेरी शादी हुई थी, मैं अपने बेटे के साथ रह रही हूँ, और बेटा मेरा मैकेनिक का काम कर सीख लिया है, वो मैकेनिक काम कर रहा है, अब मैं छोटा मोटा कहीं काम करके अपना हम दोनों परिवार पाल रहे हैं। तो हमने आपके हस्बैंड क्या करते हैं? तो पता चला वो वेटरनरी डॉक्टर है। तो हम बोले और क्या है? अब इधर क्या? नहीं साहब तो पहले मन बेटा हुआ, लेकिन आप बात बढ़ती चली गई, तो हमने आपको मारते पीटते थे। नहीं साहब मारते पीटते नहीं थे। क्या दिक्कत थी? तो साहब हमको निगलेक्ट करते थे, अपने पेरेंट्स ज्यादा देखते थे। ये जो छोटी मोटी बातें, ये भी नहीं बोला कि हमको कोई मारे पीटे, कभी खाना नहीं दिए, कभी कुछ नहीं। मेंटेनेंस दे रहे हैं तो हाँ साहब मेंटेनेंस जो बंदा है तो आओ वो दे रहे हैं। तो हम बोले मैडम मेंटेनेंस क्या होगा, आप क्यों एक नहीं साथ रह रही है? नहीं साहब अब तो हमें नहीं रहना है। फिर बोली, मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, एकदम खुले हमसे बोली कि साहब 22 साल पहले मेरी शादी हुई, मेरी जो जवानी की जो उम्र है वो जा चुकी, अब हम साथ रह क्या करूंगी? मैं बोला कि मैडम आप पूरा जिंदगी को समझिए, जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, ये बहुत दुर्भाग्य है कि आप लोग इतने दिन से अलग हैं, लेकिन ये समझिए ना कि आप आगे चलकर जो जीवन बचा है उसको भी सुखमय तो बना सकती हैं। तो उनसे अगर वो चाहे आपके साथ रहना, तो बोले नहीं साहब वो तो नहीं रहेंगे। हमने चलो हम कोशिश करेंगे, रहना चाहे तो ठीक साहब बात करिएगा, फिर हम देखेंगे। हम उन महिला को हम बोलेंगे आप बाहर बैठिए। फिर उनको बुलाया मैं, उसको भी बोला, उसके हम बोले कि कोई आपका चारित्रिक दोष है पत्नी पर? नहीं साहब ये सब नहीं है, हमारी पत्नी बहुत अच्छी है। तो क्या विवाद है? तो शुरू में साहब माँ बाप को लेकर विवाद हो गया, तब से हम लोग एकदम टेंशन में एक दूसरे बात ही नहीं करते। तो मैं उनको पूरा बैठाया, समझाया, फिर ये समझा कि दोबारा दूसरे दिन फिर दोनों को बुलाया, फिर दोनों को समझाया भाई ये मेरा बात माने ये मान्यता रहे। तो महिला बोली कि साहब मेरा बेटा नहीं मानेगा, कि वो बाप से बहुत नाराज रहता है कि मेरे माँ को छोड़ दिए हैं और वो नहीं मानेगा। तो हमने ठीक है, मैं बेटे को मैं समझाऊंगा। अगले दिन बेटा को भी बुलाया, बेटा बहुत नाराज बाप पर। हमने देखो बेटा माँ बाप दोनों से गलती हुई होगी, अब तुम एक इतना बड़ा दायित्व लो, तुम सिर्फ हाँ कह दो तो माँ बाप एक हो जाएंगे। उसको बहुत बैठा के समझाया, अपने चैम्बर में बैठाकर। बल्कि कई लोग कहे कि अरे आप तो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। नहीं, हमने नहीं साहब टाइम से अगर एक जीवन बच जाता है, एक फैमिली बच जाती है। तो वो बेटा फिर बाद में वो भी तैयार हो गया, आपसे बताऊं। उसके बाद मैं तीनों को चैम्बर में बुलाया, समझे ना। अब तीनों को बुलाया तो अब चूंकि थोड़ा देहात परिवेश से महिला थी, हम बोले कि आपके पति है ना, आप ऐसा करो दोनों गले मिल लो। तो पत्नी आगे बढ़ने संकोच करें,
तो हम आदमी से बोले कि तुम्हारी पत्नी है, तुम गले मिलो। वो बेचारा आगे बढ़ के गला मिला, पत्नी भी गले मिली, दोनों रोने लगे। आपसे बताऊं, दोनों रोने लगे और गले अब पकड़े रहे अपने एक दूसरे को। फिर हम बेटे को बुलाए, बेटा बोले चलो पैर छुओ। तो पहले तो नहीं क्या, हम बोले बेटा जैसा हमारे कारण छुओ। वो पैर छुआ, फिर बेटा ने उसको, बाप ने बेटे को गोदी में लेकर, मतलब उसमें अपने बाहों में लेकर वो रोने लगा। वो तीनों ऐसे हो गए साहब कि तीनों तैयार हम रहेंगे। तो हम बोले कि देखो आज केस खत्म नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, वो जहाँ कोर्ट था उसी बस्ती में पत्नी रहती थी, और वहां से 20-25 किलोमीटर दूर जो डॉक्टर था जहाँ पोस्टिंग थी वो रहता था। उससे बोला कि तुम अपनी पत्नी के घर जाओ आज। अब पत्नी से बोला कि तुमको हम इसको तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। सोचा कि तुम्हारा कोई घर में पहली बार तुम्हारा आदमी आया है, बढ़िया खाना बनाना, और क्या बनाओ कल मैं बताना, और बढ़िया खिलाना, और कल फिर तुम लोग आओ। आप मानेंगे नहीं, वो गए, अच्छे रहे, अब फिर वहीं से वो अपने घर नहीं गया, वहीं से कोर्ट में आए। अब दोनों में बैठ के मैं समझौता कराया। वो रिकॉर्ड का केस है कि 18 साल के बेटा का अपने 22 साल पहले शादी हुई थी और करीब 17-18 साल से अलग रह रहे थे, वो मैं कंप्रोमाइज कराया। तो निश्चित रूप से प्रयास किया जाए। तो जो कहा गया है कि मीडिएशन बहुत ही इफेक्टिव हो, बस कि एक बात और बता दूं, आजकल समय जैसा है ना, मैडम लोग बैठी हैं, वकील मैडम लोग सभी लोग, कि हर किसी महिला को बहुत समझाओ ना। मैं कई बार आपसे बताऊं कि मैं कई बार ये बात बोल देता था, कितने लोग को मैं कंप्रोमाइज कराया। मैं डिवोर्स बहुत कम होने देता था। हाँ, कहीं कहीं चारित्रिक दोष वाली बात आती थी, कभी पति में कभी पत्नी में, उसी में हमारा कंट्रोल बाहर होता था। बाकी मैं इतना समझाता था, मैं बोलता भी था कि भाई हो सकता है कि अभी यंग हो, अभी आपके शरीर में मसल्स हैं, 10 लोग पूछेंगे कुछ दिन बाद। कई महिला बोलती थी हमने कहाँ जाओगी, नहीं रहोगी पति के साथ, तो जब माँ बाप कह रहोगी, भाई कह रहोगी, हमने घर में भाभी है, तुम्हें चैन से रहने देगी? तो बोली वो तो है साहब, भाभी लोग तो कोई नहीं चाहती, हमने क्यों रहोगी, बाप माँ कितने जिंदा रहेंगे तुम्हारे। तो इतना समझा कर कि मसल जब लुढ़क जाएगी, जब वो हो जाएगी, तब कोई पूछेगा नहीं। करते करते तब इतना ज्यादा बोल देता था, आज राजी में हो जाता। बल्कि जो महिला एडवोकेट थी बोली साहब आप वास्तव में उनको दिल पर एकदम चोट कर देते हैं, और उनको लग जाता है कि जीवन वास्तव में जो साहब बताए वही है। लेकिन ये बोलने में बहुत हिम्मत चाहिए। क्या होता है कभी आप पर कई तरह का आक्षेप लग सकते हैं। तो वो जो मीडिएशन की बात बता रहे हैं बहुत जरूरी है फैमिली मामले में, कि मीडिएशन वहां अगर जो करते हैं वो अलग से भी एक एजेंसी से बन जाना चाहिए, जिसमें एडवोकेट्स भी हो, जजेस भी हो, रिटायर्ड जजेस, जिसको टाइम दे सके। अब पूरा कोशिश करना चाहिए मीडिएशन में हो। तो कोर्ट में केस अगर जो लिखा पढ़ी में चला जाता है ना, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, ऐसे आदमी कुछ भी बोल देता है, लेकिन जो लिखा पढ़ी में करता है ना, तो उसके एक एक चीज पर ध्यान देता है, और उस मैटर को इतना बढ़ा चाहे लिखने की कोशिश करता है कि हमारा केस बहुत मजबूत हो। तो हकीकत से ज्यादा उसमें लिख दिया जाता है, हकीकत से ज्यादा उसमें आक्षेप लगा दिया जाता है, और जब बहुत आक्षेप लग जाता है ना, तो दोनों में और टेंशन हो जाता है। इसलिए कोर्ट में जाने के पहले, प्रीडिंग ड्राफ्टिंग करने के पहले जो कि आक्षेप लगाया जाता है, मीडिएशन होना चाहिए। अब बहुत अच्छा जो भाई साहब बोले, बहुत अच्छा उनका नवनीत जी का सजेशन है, मैं इस पर सहमत हूँ, और होना चाहिए। जी बहुत बढ़िया सर। अब समय से लगभग 20 मिनट ऊपर हो चुके हैं, 1-2 प्रश्न और लेंगे। इंदिरा जी अपनी बात रखिए। इंदिरा शर्मा जी, आप कहाँ से हैं, परिचय दें फिर अपना प्रश्न रखें। सर मीडिएशन अधिकारी मैं भी यहाँ पर हूँ, ठीक है। मैं इसलिए आज जुड़ी थी कि नौलसा का कल एक प्रोग्राम मेरे को लॉन्च करना था, तो उसमें मेरे को बच्चे संबंधी जानकारी देनी थी, तो उसमें आप इसमें क्या फील्ड में बता सकते हैं? नहीं, अब कोई अगर हमसे आप उम्मीद कर रहे हैं तो जो सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट में सर बताया जा सकता है क्या मतलब किस टाइप का प्रोग्राम है। जब सर नालसा में बच्चों के संबंधित, मैं यहाँ पे बच्चों विधिक प्राधिकरण में बच्चों के संबंधी जितने भी कुछ कार्यक्रम होते हैं उनको वही देखती हूँ। तो कल एक नालसा का प्रोग्राम, चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर डाला है, इसके बाद आप बात कर लीजिएगा, जो भी प्रश्न होगा हम बात कर लेंगे। सर जया शर्मा बड़वानी से बोल रही हूँ। अच्छा, जया जी, जया दीदी बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप बात कर लेंगे, हम इसके बाद बात कर लेंगे। जी ठीक है। जी जी। पूनम जी अपना प्रश्न रखें, फिर राजेंद्र ओझा जी की तरफ चलेंगे। पूनम जी। जी थैंक यू सर। सर मेरा प्रश्न कहूँ या सर से मैं जस्टिस माननीय जस्टिस HP सर से मैं कुछ कहना चाहती हूँ सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। जो हम जितना बुद्धि विवेक है मैं पूरा उपयोग भी करता हूँ, सामाजिक कार्य भी करता हूँ, आर्बिट्रेशन भी करता हूँ, बहुत जुड़ा रहता हूँ। चाहता हूँ समाज का जो बाकी जीवन है
वो समाज के लगे मैं बहुत अपने में भाग्यशाली समझता हूँ जी। थैंक यू सर। सर जैसे आपने अभी कुछ थोड़ी देर पहले कहा कि जैसे जो अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट होते हैं, वो 2 से 4 लाइन अपने शब्द प्लीड में डाल के कोर्ट के आगे प्रेजेंट करते हैं। तो सर मेरा एक पर्सनली मेरा अपना अनुभव है, जैसे कि महिला या पुरुष हमारे पास आते हैं और वो हमें कहते हैं कि हमें ये लिखना है, हमें वो लिखना है, आप लिखिए। तो हम हमारा ये होता है कि एक अच्छे एडवोकेट के नाते हम उन्हें पहले सलाह देते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, कि अगर आपके बीच में समझौता होता है तो आप करिए, आप कोर्ट का रास्ता ना अपनाएं, क्योंकि आप दोनों को ही नुकसान होगा। केवल पुरुष ही कोर्ट के चक्कर नहीं काटेगा, स्त्री भी काटेगी, और स्त्री ही नहीं काटेगी, पुरुष भी काटेगा। लेकिन अधिकांश हमारे केसेस में क्या होता है सर कि पुरुष जो होते हैं वो मान जाते हैं जल्दी से, कहते हैं मैडम हम क्या करें, हम बीबी को लाना चाहते हैं पर वाइफ आना नहीं चाहती, उसके माँ बाप आने नहीं देना चाहते। यही बात आप जब हम एक स्त्री से करते हैं, हालांकि मैं भी एक स्त्री हूँ सर, लेकिन इस समय मैं स्त्री के नाते नहीं, एक एडवोकेट के नाते आपके साथ अपनी बात साझा कर रही हूँ। तो स्त्री क्या बोलती है सर, शुरू में ही हमें तो सबक सिखाना है अपने हस्बैंड को, हमें उसे कोर्ट के चक्कर कटवाने हैं। तो सर जो उस स्त्री के शब्द होते हैं, उन शब्दों को हम कानून की शब्दों में पिरो के माला बना के कोर्ट के आगे रखते हैं, ना कि हम अपने शब्दों की माला बना के कोर्ट के आगे रखते हैं। सर आपकी जो आपने बात कही उसको मैं दिल से नहीं ले रही, बस मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूँ आपके साथ। नहीं मैडम बहुत अच्छा बताई, और ये होता है, आप जैसे अच्छी महिलाएं हैं जो कि उनको समझाती हैं। ये देखिए एक एडवोकेट के अलावा सामाजिक दायित्व भी हमारे ऊपर है, तो आप बहुत अच्छा निभा रही हैं। और हम देखिए एक सामान्य बात नहीं बोला, ऐसा देखने में आता, आप भी महसूस करती होंगी, हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत जोड़ देती हैं, हमारा मतलब यह है कि उस शब्दों का चयन करके उन्हीं के मामले को इतना गंभीर बना दिया जाता है कि लगता है मामला बहुत गंभीर हो गया। और आप जैसे हैं कि नहीं, आप कहती है कि ऐसा मत करो। अच्छा, कई एडवोकेट हम जानते हैं, वो लिखते हैं, कहते हैं उनसे कि भाई ये मत लिखवाओ, आगे चल के कभी कंप्रोमाइज करने की बात आएगी तो मामला बिगड़ेगा। तो अभी ऐसे वो भी बहुत अच्छे एडवोकेट थोड़े कह रहे हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि ज्यादा बढ़ाता है। कई बार हम लोग जज के नाते पूछते थे, आपसे बताऊं गवाही के समय, कि मैडम आप ये बोली हो, नहीं सर मैं ऐसे बोली नहीं। तो नहीं, आपका पति तो लिखा है कि पति का दूसरे संबंध है, तो कहे नहीं सर ऐसा नहीं है, मेरा पति बहुत अच्छा है। तो कहता है आपके देखो प्लीडिंग में लिखा हुआ है। बोले सर माहिती लिखा ही नहीं। भाई वो तो अंगूठा लगा देती हैं, और विद्वान वकील साहब अंग्रेजी में लिखेंगे, वो हिंदी पढ़ने नहीं जानती। तो ऐसा केस आते हैं कि हम तो बोले नहीं, कैसे लिखे हमें नहीं मालूम। ये प्रैक्टिकल बातें और आप बहुत अच्छा कर रही हैं। में पूछा जाता है। रविंद्र जितना प्रश्न रखे, रविंद्र ओझा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ सर, नमस्ते सर। मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी जो औरतों द्वारा केस लगाए जाते हैं, जिनमें व्यक्ति को अगर हाजिरी माफी दे दी जाए तो उसमें जो आत्महत्या जैसी घटनाएं